भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आरंभिक राष्ट्रवादी, जिसको आप कहते हो उदारवादियों की भूमिका, उदारवादियों की भूमिका। आपने देखा कि उदारवादियों की रणनीति क्या है, आपने देखा कि उदारवादी नेता में कौन कौन आ रहे थे उस दौर में। अब जरा सा दो सेक्शन अगर आप समझ गए, दो पक्ष अगर आप समझ गए, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि इनकी भूमिका क्या रही है। एक तो ये कि इनकी मांगे क्या रही, आखिर ये क्या डिमांड कर रहे थे, और दूसरी ये कि इनकी उपलब्धियां क्या रही, मतलब क्या इनका अचीवमेंट रहा और क्या ये डिमांड कर रहे थे। अगर ये दो पक्ष आप समझ गए तो मान के चलिए आपको बहुत सारा सीन क्लियर हो जाएगा। तो तीन अलग अलग आपको सेक्शन में इनकी मांगों को बांट करके अगर आप देखें, आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या ये मांग रहे हैं। एक तो इनकी कुछ मांगे हैं जिसको आप संवैधानिक मांग बोलेंगे, संवैधानिक मांगे बोलेंगे, मांग बोलेंगे। कुछ इनकी मांग है जिसको आप प्रशासनिक मांग बोलेंगे या सुधार बोलेंगे, और कुछ इनकी मांग है जो कि आर्थिक सुधार से संबंधित है। तीन अलग अलग पक्षों में इनका पूरा डिमांड चल रहा है, ये चाह रहे हैं कि सुधार हो। शुरुआती जो आरंभिक राष्ट्रवादियों की मैं बात कर रहा हूं, उदारवादियों की बात कर रहा हूं, कुल मिलाकर के ये भी मैं कह दूं कि 1885 से लेकर के 1905 तक का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये चीजें उदारवादी लोग डिमांड करेंगे। अब क्या डिमांड करेंगे जरा उसको समझने का प्रयास करिए। संवैधानिक मांग के तहत क्या बोलेंगे, देखिए मैं बताऊं आपको। संवैधानिक मांग के तहत बोलेंगे कि जो आपकी विधायिका है ना, विधायिका, उस विधायिका में माने जो लेजिस्लेचर है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़े, भारतीयों की भागीदारी क्या हो, बढ़े। एक मांग इनकी ये रहेगी। इसके अलावा इन्होंने कुछ और बातें हैं, जैसे नई काउंसिल्स, नई विधायिका कई जगह में मान लिया जाए, जैसे पश्चिम उत्तर प्रांत और पंजाब में नई काउंसिल हो, या वायसराय का जो कार्यकारी काउंसिल है, ये जो कार्यकारी परिषद है वायसराय का, इसमें भारतीय सदस्यों की मौजूदगी बढ़े। वायसराय का जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको आप कहते हो, कार्यकारी परिषद है, उस परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़े या भारतीयों की मौजूदगी बढ़े, है ना, ये बोलेंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा कई सारी जगहों में जैसे मैंने आपको कहा कि जो परिषद है, काउंसिल्स हैं, है ना, काउंसिल्स का गठन हो, नए काउंसिल का गठन हो, नई परिषदों का गठन हो, खास करके पश्चिम उत्तर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है या पंजाब है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के ये मूल रूप से संवैधानिक मांग इनकी ये तीन है। क्या क्या है, तो लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर कहने का मतलब जो विधान परिषदें उस दौर में हुआ करते थे उसमें, तो उसमें क्या हुआ करता था कि भारतीय सदस्य कम हुआ करते थे या नहीं के बराबर हुआ करते थे। अब धीरे धीरे लोग पैरेलली कोशिश करेंगे कि इंडियन लोग भी उसमें चुन करके जाएं, ठीक है, ये इनकी मांग रहेगी। वायसराय का जो कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें भी बोलेगा कि एक आध सदस्य भारतीयों का हो, भारतीय हो, और कुछ नई जगहों पे नए काउंसिल्स वगैरह का गठन किया जाए, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब आदि में। ये सब इनकी डिमांड रहेगा संवैधानिक मांग के तौर पर। अगर आप प्रशासनिक मांगों की बात करें, देखिए समझिए उस दौर, आखिर उस दौर में और क्या मांग सकता है, ये सब मांग सकता है। अभी तो शुरुआत हो रहा है, अब तो भारतीयों की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है प्रशासन में बढ़ेगा। क्या है देखिए, बोल रहे हैं कि लोक सेवा जो है प्रशासनिक मांग में, देखिए एक मिनट जी, तो प्रशासनिक प्रशासन में खास करके आपको क्या मिलेगा, लोक सेवा। अब बोल रहा है कि लोक सेवा में जो भारतीयों की संख्या है वो क्या हो, बढ़े। आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, वो कहेंगे ये लोग कि भारत में भी इसका परीक्षा लिया जाए। लंदन में तो हो ही रहा है, इंग्लैंड में, किंतु दो बातें इसमें बोलेंगे आईसीएस के एग्जाम के उससे रिलेटेड। आईसीएस एग्जाम में दो बात, कि एक तो
भारत में भी हो, और दूसरी बात जो इसकी आयु सीमा है वो बढ़े। दो डिमांड करेंगे ये लोग, और इससे भारतीयों को लाभ होगा। इसके अलावा क्या क्या बोल रहा है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका यानी जो जुडिशियरी है, उसको कार्यपालिका से अलग किया जाए। आप देखोगे इस दौर में जो जिला अधिकारी हैं, है ना, वो जो जिला अधिकारी है उसको कॉर्नवालिस के टाइम से ही आपको दिखाई देगा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी कर रहा है, कार्यपालिका की भूमिका भी निभा रहा है, और स्वयं न्यायपालिका की भी भूमिका निभा रहा है। अब इसमें क्या दिक्कत होता था कि अगर अधिकारी स्वयं अगर कुछ गलती करे तो वो खुद ही न्यायिक शक्तियों को भी धारण किया हुआ है, फिर किसके पास जाएगा आदमी। तो इस दौर के जो शुरुआती जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या किया जाए, पृथक्करण किया जाए। नौकर, इससे क्या होता है कि नौकरशाही का जो अत्याचार है, इससे क्या होगा, नौकरशाही का अत्याचार, जो ब्यूरोक्रेसी जो अत्याचार करता है वो कम होगा, अत्याचार कम होगा, ये बात है। इसके अलावा बोल रहा है कि जो आर्म्स एक्ट है उसको समाप्त किया जाए। इस दौर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यही सब है जो ये लोग मांग रहे हैं। आर्म्स एक्ट की समाप्ति का डिमांड कर रहा है कि आर्म्स एक्ट अब न रहे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह, इन सब चीजों को पर विकास पर बात की जाए, उच्च शिक्षा पर अधिक बजट इशू किया जाए, ये सब कह रहा है ना। बड़े पैमाने पर सिंचाई योजनाएं लागू करिए, देश को अकाल से बचाना है। तो नागरिक अधिकारों की बात करते हैं ये लोग, ये पॉइंट यहीं डाल दीजिए, नागरिक अधिकार वाला, सिविल राइट्स वाला, कि नागरिकों के जो अधिकार हैं वो बढ़े, वो ज्यादा हो, इस तरीके की बात कर रहा है ना। आपको प्रशासनिक मांग में इस दौर में, ठीक है। और आर्थिक सुधार में क्या कह रहा है ये लोग कह रहे हैं कि एक तो नंबर 1 की जो सैन्य व्यय है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो भारतीय उद्योग हैं, इन भारतीय उद्योगों के लिए संरक्षणवादी नीति अपनाई जाए, यानी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। कुल मिलाकर के ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे भारतीय उद्योगों को संरक्षण मिले और बढ़ावा मिले, ये डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा जो नमक कर है, नमक कर को समाप्त किया जाए, ये डिमांड करेंगे। आरंभिक, माने हम बात करें उदारवादियों का, है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बोलते हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त मैं बढ़ाऊंगा, भू राजस्व व्यवस्था, वहां पे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा स्थायी बंदोबस्त क्या है। बोल रहे हैं ये पूरे देश में लागू करिए इसको, एक डिमांड इनका ये भी है, पूरे देश में लागू करने की बात कर रही है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो सेक्शन है कि जो धन की जो निकासी हो रही है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जिसको आप कहते हो, धन का बहिर्गमन कहते हो, इसको किसी तरीके से उस पर रोक लगे। देखिए एक बात बता दे रहा हूं, आरंभिक राष्ट्रवादियों का या उदारवादियों का एक बहुत 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 बड़ा योगदान यह है कि ब्रिटिश जो औपनिवेशिक चरित्र है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषणकारी जो चरित्र है, उस चरित्र को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने का काम ये लोग करते हैं। और उसमें ये जो सिद्धांत, धन की निकासी का सिद्धांत, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसको एक मेजर कंट्रीब्यूशन के तौर पर देखा जाता है मॉडरेट्स के कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कुल मिलाकर के ये विभिन्न प्रकार की मांगे इस दौर में उदारवादियों के द्वारा मांगी जाती हैं, मांग रखी जाती हैं ब्रिटिशर्स के सामने। किंतु ये जो मांग करते हैं वो मांग पत्र के द्वारा करते हैं, रिक्वेस्ट के भाव से करते हैं। समझ में आ रही बात नहीं, इसलिए इनको उदारवादी कहा गया। ये उदार थे अपनी सोच से, अपने व्यवहार से। तो ये 3 प्रकार की मांगे ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की उपलब्धियां क्या रही, जरा इस पर आइए विचार करते हैं। तो उदारवादियों की उपलब्धियां,
द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडरेट्स क्या रहे हैं, जरा ये समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो बात है, इसने इसने भारतीय जनमानस में, जो भारतीय जनमानस है उस जनमानस में राष्ट्रवाद का नींव रख दिया, या राष्ट्रवाद का बीज, है ना, राष्ट्रवाद बोलिए या राष्ट्रीय जागरण को जन्म दिया। जागरण को क्या कर दिया, को जन्म दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स वो ये है कि इसने आम जनता में भारत के राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवादी भावना का, राष्ट्रीय जागरण को जन्म दिया है। और इससे क्या हुआ, जनता का राजनीतिक या राजनैतिक प्रशिक्षण संभव हो पाया। और ये जो प्रशिक्षण है, ये जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई, यही ट्रेनिंग आगे चल करके पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में काम आता है और एक बड़े बड़े राष्ट्रीय जन आंदोलनों को साकार रूप देने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। यह जो राजनीतिक प्रशिक्षण उदारवादियों के द्वारा जनता को दिया गया। कुल मिलाकर के लोगों में, जनमानस में लोकतंत्र क्या है, इस लोकतंत्र की भावना को प्रबल किया है, को बढ़ावा दिया है। ये प्रारंभिक उदारवादियों की बहुत बड़ी क्या थी, कंट्रीब्यूशन थी। दूसरा जो मैंने आपसे कहा कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद है ना, एवं उसके औपनिवेशिक चरित्र, चरित्र पर इन्होंने प्रकाश डाला है। पहली बार भारतीयों को ये अपने तर्कों के माध्यम से, तार्किक रूप से इस बात को भारतीयों में स्थापित कर पाया कि ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, हमारे लिए हितकर नहीं है, ये हमारे बर्बादी का कारण बनेगा। इस बात को इन्होंने जन जन तक फैला दिया। समझ में आ रही बात ना? याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है आगे चल करके पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, है ना। दूसरी बात याद रखिएगा, एक 1892 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट। अब एक्ट है तो ब्रिटिशर्स पारित करेगा, लेकिन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि विभिन्न जगहों में जहां काउंसिल्स नहीं है, ये देख रहे हैं ना, काउंसिल्स का गठन किए जाए, ये एक मांग थी। और जो इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया वो पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नए नए काउंसिल्स का गठन करने की बात इसमें की गई, ये इन्हीं के प्रयासों से हुआ है। सो दिस वाज आल्सो अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स, याद रखिएगा। आप और जाओगे तो आपको मिलेगा 1893 में, 1893 में आईसीएस की जो परीक्षा अब होनी है ना, आईसीएस की जो परीक्षा है वो भारत में भी हो, इसके लिए विधेयक पारित हुआ है, इसके लिए बिल जो है वो पास हुआ। तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, एक वेलबी कमेटी या वेलबी कमीशन को नियुक्त किया गया है। क्या है देखिए, वेलबी कमीशन, वेलबी आयोग इसको बोलते हैं, है ना। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भारतीय व्यय है, एक्सपेंडिचर है भारत में, की जांच करेगा। तो अभी मैंने क्या बताया, यहां देखिए, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सैन्य व्यय कम किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं व्यय गलत तरीके से हो रहा है, ये बता रहे हैं। और ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वेलबी कमीशन को कंस्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसे कमीशन, ऐसे आयोग की स्थापना भी उदारवादियों का ही क्या था, कंट्रीब्यूशन था। और इन्होंने बाद के दौर के लिए भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है, उस आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान किया, है ना, आधार प्रदान किया।
तो ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे और ये इनके डिमांड्स रहे। अब आपको अगर ये प्रश्न कभी भी मुख्य परीक्षा में भी अगर आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की भूमिका पर प्रकाश डालें, उदारवादियों की भूमिका की समीक्षा करें, उदारवादियों की भूमिका की चर्चा करें, तो आप बहुत उदारवादियों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें तो बहुत आसानी से, अगर इतनी बातें आप जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। और अंत में यही बात करेंगे आप कंक्लूजन या निष्कर्ष के तौर पर कि चूंकि उदारवादी जो चरण है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शैशव काल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इन्फेंट स्टेज है, अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय राष्ट्रवाद बहुत प्रबल, बहुत मुखर रूप नहीं ले पाया है। अतः ऐसी परिस्थिति में जो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको नकारे नहीं जा सकते, उनके योगदान को कमतर आंक करके देखा नहीं जा सकता। और चूंकि यही वो उदारवादी थे जिन्होंने भावी भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके लिए एक मजबूत और ठोस आधार प्रदान करने का काम किया है। इस तरीके से आप क्या कर देंगे, आंसर को कंक्लूड करेंगे और पॉजिटिव एंड के साथ अपने आंसर को खत्म करेंगे। राइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा।